हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, ये वीडियो देखने के बाद में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हर डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप लोग आईटीआई स्टूडेंट्स हो, डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, ग्रेजुएशन वाले हो, बीटेक वाले हो, सभी के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई हुई है, तो इसको समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे ये ABNL की तरफ से आया हुआ नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और कई सारे मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं। सर, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आई है जिससे कि हर डाउट हम लोगों का क्लियर हो सके और हम इसको डिटेल में समझ सकें। तो डेफिनेटली यही वो वीडियो है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जब इन्होंने ये नोटिस पहले निकाला था, लेकिन वहां से कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं, तो उसको भी हम लोग देख रहे होंगे। तो यहां पे ये नोटिस कहां से आया है? आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जो कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक एंटिटी है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 एंटिटी में डिवाइड किया गया है। 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। इसके अंतर्गत जो भी हमारी गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है, जैसे कि व्हीकल फैक्ट्री या फिर अबाड़ी वाली हैवी व्हीकल फैक्ट्री, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। इस नोटिस में क्लियरली टॉप पर आप लोगों को मिल जाता है पॉलिसी फॉर एंगेजमेंट ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस, यानी कि इससे हम लोगों को क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये किसकी पॉलिसी है। जो टेन्योर बेसिस पर रिक्रूटमेंट होगा उसके बारे में सारा डिटेल्स इन्होंने दिया है। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या एज लिमिट होगा, कितने ईयर का टेन्योर होगा, क्या आप लोगों का सैलरी पैकेज होगा, क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, किस प्रकार की ड्यूटी होगी। तो हर डिटेल्स, छोटी से छोटी डिटेल्स इस नोटिस में उन्होंने मेंशन करी हुई है। तो सारी चीजों को हम लोग समझ रहे होंगे। सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों का यही यहां से उठने लगा होगा, क्या सर वैकेंसी अब टेन्योर बेसिस पर आएगा? तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहां पर गाइस, यदि हम लोगों को देखें, जनरल में इन्होंने बोला है दिस इज कॉल्ड ABNL पॉलिसी फॉर एंगेजमेंट ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस, यानी कि ये आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की जो फिक्स टेन्योर बेसिस की पर्टिकुलर पॉलिसी है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये ओनली आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड तक लागू नहीं होगी, क्योंकि जितने भी हमारी एंटिटीज हैं, 7 की 7 एंटिटीज, या फिर हम लोग बोले जितनी भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये सभी में बेसिकली लागू होगी, लेकिन ये पर्टिकुलर कंडीशन पर लागू होगी। इन्होंने नीचे दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम समझ रहे होंगे। हो सकता है गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हर स्टूडेंट्स को, चाहे आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, ITI स्टूडेंट्स हो, बीटेक स्टूडेंट्स हो, इसको थोड़ा सा कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आप लोगों का नजरिया टोटल तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी बोल देने की बातों में नहीं आओगे कि कुछ भी बोल दिया और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। चीजों को समझना बेहद जरूरी होता है। तो यहां पे यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें तो इन्होंने क्या बोला है, ये कब जो है प्रभाव में आएगी। इन्होंने बोला है कि इमीडिएट रिक्रूटमेंट जो है, या फिर हम लोगों को बहुत जल्दी मैन पावर की आवश्यकता है कुछ पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग टेन्योर बेसिस भर्ती को निकाल सकते हैं। अब हो सकता है यहां पे ये इनका एक सफाई देने का तरीका हो कि हम लोगों को इमीडिएट कुछ मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। क्या इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो ये रेगुलर भर्ती नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पे क्लियर कट समझ में आ रही है, जिस तरीके से वो लोग सफाई दे रहे हैं। आगे देखें, दिस पॉलिसी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि ये जो पॉलिसी है वह डेट ऑफ नोटिफिकेशन से ही आप लोगों की इफेक्टिव हो जाएगी। इन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है। अब एक एक चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां पर इन्होंने बोर्ड, यदि हम लोग जैसे अभी देखते थे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पर्टिकुलर OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था, लेकिन अभी जो भी रिक्रूटमेंट आएगा वो कैसे, किसके आधार पर होगा? कैसे कि अभी लास्ट रिक्रूटमेंट जो निकाला था वह OFRC की तरफ से निकला था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेंटर जो है चूज किया गया था, देन उसने पूरे रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया। अलग अलग फैक्ट्री की तरफ से जो मैन पावर की जरूरत थी उसको हायरिंग करके उन्होंने दी। लेकिन अभी जो है, यदि हम बोर्ड की बात करें, बोर्ड मींस क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ABNL। यदि ABNL की वैकेंसी निकल के आ रही है, ABNL की वैकेंसी इन द सेंस ABNL के अंतर्गत जितनी भी फैक्ट्रियां आती हैं उनमें जो वैकेंसी निकलेगी उसका बोर्ड क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ABNL रहेगा। कंपनी की बात करें, कंपनी मींस क्या होगा? आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड होगा। अब
इसके अंतर्गत काफी सारी यूनिट है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर हो गया या फिर हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाडी हो गया, तो वो सारी चीजें। एंड यहाँ पे सीएमडी क्या होगा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और सीएमडी आप लोगों का मेन हेड होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि वही जो है आप लोगों की मेन अथॉरिटी होने वाली है जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसका। एंड यहाँ पे सीओडी की बात करें तो ये क्या होगा, कमेटी ऑफ डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड हमारा होगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब देखो एक एक चीज को समझ लीजिएगा, यहाँ पे वो सारी चीजों को इन्होंने क्लियर किया है। यहाँ पे अगेन इन्होंने इस चीज को बोला है कि जो आप लोगों का हेड है कमेटी का, वो जो है जो भी आप लोगों का टेन्योर है वो 4 ईयर तक है, वो उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा वह अप टू 4 ईयर किस प्रकार एक्सटेंड करता है उसको। एंड यहाँ पे 4 ईयर जो 4 एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर बियॉन्ड 4 ईयर वो हम लोगों का सीएमडी जो है डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली यदि मैं टोटल आप लोगों को समझाना चाहूं कि ये लोग बोल क्या रहे हैं कि आप लोगों की जो भर्ती होगी, इनका कहने का मतलब ये है कि 4 ईयर के टेन्योर बेसिस पर आएगी। अब 4 साल का फिक्स टेन्योर बेसिस होगा, उस पर आप लोगों को लिया जाएगा। लेकिन यदि उसके बियॉन्ड, उसके बाद में भी यदि आप लोगों की टेन्योर पीरियड को बढ़ाना है तो वो सीएमडी चाहे तो बढ़ा सकता है। यानी कि अभी भी इन्होंने क्लियर कट आपको एकदम नहीं बोला है कि नहीं हम लोग 4 साल बाद निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी भी नहीं दी है। यहाँ पे नीचे क्लियरली आप लोगों का लिख दिया है कि आप लोग कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि हम लोगों को रेगुलर जॉब दी जाए। यहां तक ये चीज हम लोगों को क्लियर हुई। चलो ये भी ठीक है। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें, अगेन इन्होंने वही चीज को रिपीट किया है कि जो टेन्योर है वह फिक्स बेस्ड टेन्योर बेस्ड पर होगा बेसिकली, और ये जो है यह पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 ईयर यहां पे क्लियर बोला है। लेकिन अगेन उन्होंने बोला है कि यदि जो टेन्योर पीरियड है वह 4 ईयर के बाद में यदि एक्सटेंड करेगा तो वो सीएमडी के ऊपर जो है रहेगा। तो अगेन ये चीज जो है बोल रहे हैं। तो ये कॉमन सी चीज हो गई। यहां तक हम लोगों को एक बेसिक चीजों को समझ में आ गया कि ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अब हम लोग यहां पे पोस्ट वाइज भी थोड़ा सा देख रहे होंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है बेसिकली और क्या कुछ चीजें हैं सब। एंड गाइस यहां पर यदि हम लोग एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट आप लोगों की अकॉर्डिंग टू पोस्ट होगी, जो आगे हम लोग देख रहे होंगे। यहां पर रिलैक्सेशन भी आप लोगों को मिलने वाला है, जैसे कि जिन्होंने जो एक्स अप्रेंटिस वाले हैं, जिन्होंने इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस की है, उनको भी रिलैक्सेशन है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, लेकिन किसी भी पोस्ट में मैक्सिमम एज लिमिट में 7 ईयर से ज्यादा रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि किसी पोस्ट का मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर है तो वहां पर जो है 35 ईयर से ज्यादा वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो इनका कहने का मतलब यहां पर ये है। और लास्ट में मैक्सिमम एज शैल नॉट बी मोर देन 55 ईयर, ये किसी अदर सिचुएशन में। यहां पर ग्रेड्स और पोस्ट की बात करें, अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि भैया सारा खेल इसी का है कि पैसे में कोई कमी तो नहीं कर रहे हैं, ये कहीं पैसा टेन्योर बेस के तरह तो नहीं दे रहे हैं। तो उसको देख लीजिएगा, यहां पर नेम ऑफ द पोस्ट मिल जाता है और यहां पर मिनिमम बेसिक मिल जाता है कि आप लोगों का बेसिक पे क्या रहने वाला है। अब बेसिक पे के ऊपर काफी सारे हमारे अलाउंसेस होते हैं, वो अलग से रहते हैं। तो यहां पर बेसिक पे समझने वाले हैं। जूनियर मैनेजर की बात करें तो यहां पे 30,000 बेसिक पे इनका रहने वाला है। यदि डिप्लोमा टेक्नीशियन की बात करें 23,000 बेसिक पे रहने वाला। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये पर मंथ सैलरी नहीं है, ये आप लोगों का बेसिक पे है। इसके ऊपर आप लोगों का डियरनेस अलाउंसेस, तो टीएडीए, वो सारा कुछ जो है आप लोगों का बेसिकली यहां पे इंक्लूड होकर सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। जैसे कि यहां पर जूनियर टेक्नीशियन की बात करें, जूनियर टेक्नीशियन आईटीआई स्टूडेंट्स की वैकेंसी है। इससे पहले सेमी स्किल्ड वर्कर की जो वैकेंसी आती थी वो जूनियर टेक्नीशियन की, और सेमी स्किल्ड वर्कर की वैकेंसी जो हुआ करती थी पहले, वहां पर जो आप लोगों का बेसिक पे होता था वह मिनिमम 18,000 रुपीज होता था, और यहां पर जो बेसिक पे है वह 21,000 रुपीज है। यानी कि यहां पर बेसिकली इन्होंने सैलरी पैकेज में कोई भी दिक्कत नहीं की, जबकि थोड़ा सा ठीक ठाक ही रखा है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इन्होंने थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, क्वालिफिकेशन एंड रिलैक्सेशन भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पे सारा कुछ
दिया हुआ है, सारी चीजें हम लोग नीचे पोस्ट वाइज देखेंगे, वहां पे सारी चीजें हम बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे हम लोग पोस्ट वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कुछ पोस्ट वाइज हम लोगों का जो है क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है, और भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पर दिखाया गया है, सारी चीजें। ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स ऑन रिजर्वेशन शैल अप्लाई, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रिजर्वेशन होते हैं, जैसे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हो गया, तो वो सारे रिजर्वेशन यहां पर अप्लाई होने वाले हैं। मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया हुआ है, तो ये किस प्रकार का, जो आप लोगों का पहले स्टैंडर्ड था वो सेम स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस का होना चाहिए, और वो सारी चीजें यहां दिखाई गई हैं। एंड कुछ अदर चीजें भी यहां पर दिखाई गई हैं, जैसे कि सर्विसेज की बात करें तो आप लोगों को कहीं पर भी ट्रांसफर्ड किया जा सकता है किसी अदर यूनिट में, यदि डिपार्टमेंट चाहे तो। यहां पे वर्किंग आवर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इन्होंने बोला है शिफ्ट में ड्यूटी लग सकती है, जैसा कि होता है वो सारे सिनेरियो इन द सेंस सेम है। हम लोग फोकस करेंगे कि जहां पर जो आप लोग बेसिकली देखना चाह रहे हो। हॉलीडे के बारे में बताया हुआ है, लीव्स के बारे में बताया हुआ है, तो ये सारी चीजें एज इट इज हैं, जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो एम्प्लॉय को मिल रही है, वो सारी की सारी चीजें आपको भी अप्लाई होने वाली है, उसमें कोई दिक्कत की बात यहां पे होने वाली नहीं है। यहां पे ऑफिशियल टूर के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट के काम से कहीं पर जाना भी पड़ सकता है, और उसके लिए टीएडीए जो है आप लोगों का डिपार्टमेंट देगा, तो इस बात से निश्चिंत रहिएगा। यहां पे अगेन सेफ्टी वगैरह के बारे में ये सारी चीजें दी गई हैं। अब थोड़ा सा यहां पे मेथड ऑफ एंगेजमेंट अगेन इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि आप लोगों का जो एंगेजमेंट होगा वह टेन्योर बेसिस पर होगा, फिक्स टर्म के लिए होगा, और ये सारी चीजें इन्होंने रिपीट किया हुआ है। अब यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकता है, कि कब आप लोगों को निकाला जा सकता है, कोई आप लोगों के ऊपर केस वगैरह हो जाता है, या कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर दायर हो जाता है, उस सिचुएशन में ये लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी इन्होंने यहां पे मेंशन की है, यानी कि हर चीज यहां पे मेंशन की है। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत इंटरव्यू इंक्लूड हो सकता है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू इंक्लूड हो सकता है, या फिर आप लोगों का रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट जो है इंक्लूड हो सकता है। तो वो सारी चीजें यहां पे जो है बेसिकली मेंशन इन्होंने की है, हम लोग पोस्ट वाइज देख रहे होंगे। अब यहां पे अदर चीजों में इन्होंने अगेन जो है क्लियर किया हुआ है कि आप लोगों को जो बेसिक पे है उसके अलावा आप लोगों को डियरनेस अलाउंस होगा, स्पेशल अलाउंस 5% भी दिया जाएगा बेसिक पर, एनुअल इंक्रीमेंट भी आप लोगों को 3% दिया जाएगा। तो एज इट इज सारी चीजें बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और काफी सारे जो बेनिफिट मिलते हैं, कैंटीन फैसिलिटी भी इन्होंने दी है, तो वो सारी चीजें एज इट इज हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और पोस्ट वाइज भी हम लोग थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज, पोस्ट का नेम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा बेसिकली, जब आप लोग ज्वाइन करोगे उस सिचुएशन में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर आप लोगों को साइन करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग आने वाले सिचुएशन में कोई भी उनके ऊपर भाई वो ना कर सकें क्लेम कि हम लोगों को रेगुलर किया जाए, क्योंकि क्लियरली इन्होंने बोला है। मेडिकल फिटनेस हो गया, ये सारी चीजें गाइस हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा पोस्ट वाइज चलते हैं, और वहां पर थोड़ी चीजों को समझ लेते हैं, जिससे कि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो। अब गाइस यदि हम लोग पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन को देखें तो सबसे पहला पोस्ट है हमारा जूनियर मैनेजर का। तो यहां पर क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें, फर्स्ट क्लास डिग्री यदि है आपके डिसिप्लिन में अप्लाई कर पाओगे, तो वो चीज आप लोगों को यहां पे क्लियर होना चाहिए। सारी चीजों में आपको अपने डिसिप्लिन में जो फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, जैसे कि यदि हम लोग बात करें मैकेनिकल में, फर्स्ट क्लास डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, जिसका जो बेसिक पे है वह 30,000 रुपीस है। अब यहां पे इसके अलावा यदि हम लोग देखें, ये जूनियर मैनेजर में सारा कुछ वही है, एंड यहां पे आप लोगों के क्वालिफिकेशन के बारे में अदर सारी चीजें यहां पे दी गई हैं। और उसके अलावा यदि हम लोग देखें, यहां पर नेक्स्ट पोस्ट की यदि हम लोग बात करें, ये आ जाती है हमारी डिप्लोमा टेक्नीशियन की। डिप्लोमा टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन की बात करें, आप लोगों के पास में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि यदि डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल में अप्लाई करना है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से
से कंप्लीट किया है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर से कंप्लीट किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको अपने डिसिप्लिन में जो है डिप्लोमा होना चाहिए, आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। अब गाइस नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट की। यदि यहाँ पर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे कि असिस्टेंट एचआर की बात करें, फर्स्ट क्लास डिग्री विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एचआर वगैरह से है तो एलिजिबल हो। फर्स्ट क्लास डिग्री विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन सोशल वेलफेयर से है तो आप वेलफेयर में अप्लाई कर पाओगे। इस प्रकार आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है मांगा गया है। उसके अलावा यदि हम लोग यहाँ पर आते हैं जूनियर टेक्नीशियन, जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स की वैकेंसी है, और इससे पहले ये जो वैकेंसी हुआ करती थी वह सेमी स्किल्ड वर्कर की वैकेंसी हुआ करती थी, ग्रुप सी की। सेम यहाँ पर उसका नाम चेंज करके इन्होंने जूनियर टेक्नीशियन रखा है, जिसका बेसिक पे 21,000 रुपीज है। और यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन आपकी ट्रेड में आप लोगों का, जैसे जूनियर टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ की बात करें, एनएसी एनटीसी इन ब्लैक स्मिथ फाउंड्री या फाउंड्री मैन से अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आपके पास में आपकी ट्रेड से रिलेटेड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। जैसे कोई स्टूडेंट्स विदाउट आईटीआई डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप कर लेता है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। जो फ्रेशर आईटीआई स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पे एलिजिबल बेसिकली रहने वाला है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है। जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन फिटर की बात करें, फिटर ऑटो की बात करें, तो सेम आपकी ट्रेड से आपको पास में आईटीआई होना चाहिए। यहाँ पर काफी सारी ट्रेड आप लोगों की दी गई है, 27 ट्रेड है, तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद गाइस आप लोगों की आ जाती है जूनियर असिस्टेंट की। यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा यदि है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपने डिसिप्लिन से। एंड गाइस यहाँ पे अगेन सारी चीज़ों को इन्होंने क्लियर किया हुआ है, जैसे कि आप लोगों की नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनसीबीटी से कंप्लीट होना चाहिए। एससीबीटी वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे और बाकी अदर रिलेवेंट चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। एंड अगेन इन्होंने बोला है कि आप लोगों का बेसिक पे के अलावा आप लोगों का क्या कुछ रहने वाला है, जैसे कि आप लोगों का डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल होगा, स्पेशल अलाउंस 5% एप्लीकेबल होगा, एनुअल इंक्रीमेंट 3% जो है आप लोगों का एप्लीकेबल होगा, और अदर बेनिफिट भी आप लोगों के यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। जैसे कि जो भी आप लोगों का जो पीएफ वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली इन्होंने मेंशन जो है करी हुई हैं। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। पोस्ट वाइज इन्होंने क्वालिफिकेशन को क्लियर किया, बाकी अदर डिटेल्स को क्लियर किया। केवल यहाँ पर एक बात से क्लियरली गुमराह किया गया है कि इन्होंने बोला है कि ये जो पॉलिसी है वो आप लोगों की टेन्योर बेसिस पॉलिसी है, और ये पॉलिसी कब लागू होगी, जब हम लोगों को कोई भी अर्जेंट मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और वहां पर हम लोगों को भर्ती निकालना पड़े तो हम लोग टेन्योर बेसिस के माध्यम से भर्ती को निकालेंगे, और वहां पर जो भर्ती लेंगे उसकी जो पॉलिसी है वह कुछ हमने इस प्रकार बनाई हुई है। ये सारी चीजें उस पॉलिसी में बेसिकली रहने वाली हैं। तो इस नोटिस का मतलब क्या है, टेन्योर बेसिस पर क्या कुछ पॉलिसी है उसको सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है इसमें। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि क्या कुछ है। वैकेंसी भी काफी जल्दी देखने को मिल सकती है, और ये नोटिस से आप लोगों को ये आइडिया लग रहा होगा कि चांसेस इज वेरी मच हाई कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो वैकेंसी है वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की तरफ क्लियरली जाते हुए नजर आ रही है। बाकी आप लोगों की चीजें सामने होंगी जब रिक्रूटमेंट आउट होगा, चाहे वह इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की किसी भी यूनिट से वैकेंसी निकले, वहां पर आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाएंगी कि रेगुलर बेसिस पर भर्ती निकालते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। लेकिन अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो वैकेंसी हम लोगों की आउट हुई थी डीबीडब्ल्यू की या फिर सीपीडब्ल्यू की, वहां पर हम लोगों को क्लियरली मेंशन हो गया था कि वहां पर उन्होंने जो वैकेंसी निकाली वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली। तो अभी जो जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलेगी वहां पर भी चांसेस है कि वो 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रखें, लेकिन उसके ऊपर वो शर्तें रखते हैं कि भाई आप लोगों को इंक्रीमेंट 3% दे ही रहे हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे। तो ये हो सकता है केवल इस वजह से इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये है कि जिससे कि एक डर जो है एम्प्लॉय के माइंड में बना रहे और वो वर्क के ऊपर फोकस करे। जैसा कि HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में सेम रिक्रूटमेंट निकलता है, लेकिन जो भी भर्तियां हुई हैं उनको अभी तक बाहर नहीं किया है। 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद भी उनकी सर्विस एज इट इज चल रही है, उनकी सैलरी
सैलरी एज इट इज बढ़ रही है, लेकिन उनको ये अथॉरिटी नहीं दी है कि वो लोग क्लेम कर सकें कि हमको रेगुलर किया जाए। उनके माइंड में संशय हमेशा बना रहता है कि हम लोग कहीं ना कहीं टेन्योर बेसिस पर है और हमको कंपनी निकाल सकती है, तो अपना 100% वहां पर देते हैं वर्क वगैरह में। तो इसके पीछे ये हो सकता है, या फिर क्लियरली 4 ईयर में यदि उनके पास में वर्क नहीं रहता है, वर्कलोड नहीं है, तो डेफिनेटली वो आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके पास में क्लियरली पावर है। सो आई होप सारी चीज़ों समझ गए होंगे आप लोग। यदि सारी चीज़ें क्लियर हुई हो तो डेफिनेटली एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड यदि आप लोग इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एनसीएल, रेलवे किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो टेक्निकल में, तो आप स्पेशल टेक्नो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हो। टेक्निकल कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन के कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग अपनी बेहतर प्रिपरेशन को कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।